नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966। आज की चर्चा केवल राजनीति की चर्चा नहीं है। आज की चर्चा उत्तराखंड के अतीत, वर्तमान और भविष्य की चर्चा है। आज मैं उत्तराखंड के हर युवा, हर किसान, हर महिला और हर प्रवासी और हर उस परिवार से एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसने अलग उत्तराखंड राज्य का सपना देखा था। साल 2000 में उत्तराखंड क्यों बना था? क्या केवल नई राजधानी बनाने के लिए? क्या केवल नए मुख्यमंत्री बनाने के लिए? क्या केवल नई सरकार बनाने के लिए, या इसलिए कि पहाड़ का युवा अपने गांव में सम्मानजनक रोजगार पा सके, ताकि गांव खाली ना हो, ताकि माताओं और बहनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, ताकि विकास पहाड़ तक पहुंच सके। लेकिन आज 2026 में 26 साल बाद हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा: क्या उत्तराखंड अपने सपनों तक पहुंच पाया? क्या पलायन रुका? क्या गांव बस गए? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य गांव तक पहुंचे? क्या रोजगार पैदा हुए? और सबसे बड़ा सवाल, उत्तराखंड का विकास मॉडल आखिर है क्या? दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आप उत्तराखंड के विकास, पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भू कानून, मूल निवास और पहाड़ों के भविष्य जैसे विषयों पर तथ्य आधारित चर्चा देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल उत्तराखंड संवाद 1966 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही कमेंट करके बताएं, क्या आपको लगता है कि 26 साल बाद भी उत्तराखंड का कोई स्पष्ट विकास मॉडल बन पाया? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के वरिष्ठ चिंतक, सामाजिक विश्लेषक और जन सरोकार की आवाज श्री कुंवर सिंह रावत जी। रावत जी, आपका हार्दिक स्वागत है उत्तराखंड संवाद 1966 में। थैंक यू प्रकाश जी, नमस्कार जी। रावत जी, उत्तराखंड को बने 26 साल हो चुके हैं। अगर आपको एक वाक्य में बताना हो, तो क्या उत्तराखंड अपने मूल उद्देश्य तक पहुंच पाया है? जी, आप सभी को पुनः नमस्कार। आपका जो प्रश्न आज का बहुत विशेष है। देखिए, आपने बोला है कि भाई क्या उद्देश्य पूरे हुए, 26 साल पूरे हो गए। और इसमें उत्तराखंड में ऐसा तो नहीं कह सकते कि प्रगति नहीं हुई है। प्रगति हुई है, लेकिन लिमिटेड हुई है। और ऐसा कि सड़कें तो बनी हैं और विद्यालय भी खुले हैं और अस्पताल भी बने हैं और पर्यटन भी बढ़ा है और निवेश भी आया है कुछ हद तक। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही अभी हम उसी 2000 में जी रहे हैं करके। तो कई लोग कहते भी हैं कि क्या हम लोग पहले यूपी के साथ अच्छे अच्छे थे। तो ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन क्या होता है कि जो आंदोलन की मूल भावना थी, जो आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारियों ने एक सपना देखा था कि हमारा उत्तराखंड एक सुंदर बनेगा और जहाँ की सभी चीजें बहुत अच्छी होंगी। मतलब एक ये होता है कि करना है बहुत अच्छी चीजें, अस्पताल का होना, अच्छा अस्पताल का होना और जगह जगह पे अस्पताल खुलना। वो चीजें हुई हैं या नहीं हुई है इस बारे में, लेकिन अभी काम बहुत है, काफी काम है। पलायन रुका नहीं है, बल्कि और तेजी से बढ़ गया है। खास तौर पे 10 डिस्ट्रिक्ट, जो 10 हिली पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उन्हीं के कॉन्सेप्ट में ये अवधारणा जो हमारी थी कि उत्तराखंड बनेगा करके और एक पहाड़ी राज्य बनेगा। कहा तो पहाड़ी राज्य ही जाता है, लेकिन जो विकास हुआ है वो 3 डिस्ट्रिक्ट वर्सेस 10 डिस्ट्रिक्ट। 10 डिस्ट्रिक्ट का तो कह नहीं सकते कि कंक्रीट की जंगलें वगैरह बना दिया गया है, चाहे अस्पताल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे कुछ भी हो, भवन वगैरह जो भी हो। गांव की अर्थव्यवस्था तो कमजोर हुई है। अब हम क्या कहते हैं कि उत्तराखंड को 2 भागों में विभक्त करते हैं। एक तो हो गया गांव, एक हो गया शहर। अब शहर आपने मान लिया 3 डिस्ट्रिक्टों में, यानी 3 डिस्ट्रिक्टों के नाम हम हर बार लेते हैं: उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट उनके आप जानते हैं सारे पर्वतीय क्षेत्र है।
तो उनकी अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र की होगी। तो उनके लिए ही एक कॉन्सेप्ट बना था कि भाई आपको इसमें आगे बढ़ना है, उत्तराखंड को कैसे संवारना है करके। अच्छा, युवाओं को रोजगार 3 डिस्ट्रिक्टों में तो मिला है। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ भी 40% जो बढ़ी है वो 3 डिस्ट्रिक्टों की बढ़ी है, और उधर नेगेटिव में गई है ये जो 10 हिली डिस्ट्रिक्टों की है, वहां वहां नहीं बढ़ी है, वहां माइग्रेशन लगातार बढ़ता गया है, और युवाओं को तलाश के लिए बाहर जाना ही पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे उत्तराखंड बनने के बाद हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे यानी बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली है करके, वो ऐसा नहीं है। इसलिए हमें आज जो है ना एक ईमानदारी के साथ मूल्यांकन करने की जरूरत है। दोस्तों, यदि हम राज्य आंदोलन की मूल भावना देखें तो अभी भी बहुत काम बाकी है। पलायन पूरी तरह नहीं रुका। गांव की अर्थव्यवस्था अभी भी कमजोर है। युवाओं का बड़ा वर्ग रोजगार की तलाश में बाहर जा रहा है। इसलिए हमें ईमानदारी से मूल्यांकन करना होगा। रावत जी, उत्तराखंड के इतिहास में यदि किसी मुख्यमंत्री को आर्थिक विकास की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है तो सबसे पहले नाम आता है श्री एनडी तिवारी जी का। क्या वास्तव में उन्होंने उत्तराखंड की आर्थिक बुनियाद रखी? देखिए, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। एनडी तिवारी जी, जो कि एक विकास पुरुष उन्हें कहा जाता है, तो अब क्यों कहा जाता है उसका मेन कारण यह है। देखिए, वो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, और उसके बाद केंद्र में उद्योग मंत्री रहे, और हमने भी उनको कई बार वहां पे उद्योग मंत्रालय में देखा है, क्यों उद्योग भवन में, चूंकि हम उसी मिनिस्ट्री में मतलब उसी मिनिस्ट्री में तैनात थे, उसी मिनिस्ट्री में डिप्यूटी। तो उनका एक कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने उद्योग मंत्रालय को काफी लंबे टाइम के लिए देखा था, और बार बार पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी थी उनके पास। और उद्योग मंत्रालय में आपको बता दूं मैं, 2-3 टाइप के मंत्रालय होते हैं। यानी एक मंत्रालय एमएसएमई होता है, जो लघु उद्योग है। एक मंत्रालय भारी उद्योग होता है, जो हैवी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी 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 फैक्ट्रियां जो लगती हैं। और एक होता है जो पॉलिसी बनाई जाती है, उसमें दोनों को ज्वाइन करके, यानी कि एक मध्यम, लघु, मध्यम मध्यम, ये दोनों एक साथ हैं, और बाकी एक भारी उद्योग यानी हैवी इंडस्ट्री का। तो उनको ये एनडी तिवारी जी को काफी अनुभव था, और वो एकमात्र एक ऐसे मुख्यमंत्री कहलाए, और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी वही थे। इससे पहले 2 मुख्यमंत्री और आए थे, नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी जी। वो शायद निर्वाचित नहीं थे, वो मनोनीत थे, तो उनको बनाया गया था। और एनडी तिवारी जी का इसलिए भी ये बोला जाएगा, उनको उद्योग आधारित मॉडल उन्होंने बनाया, और खास तौर पे 2 सिडकुल की स्थापना की गई। उनमें से पहला जो सिडकुल है वो पंतनगर का है। पंतनगर, रुद्रपुर, सितारगंज, ये तीनों मिला करके एक सिडकुल बनाया गया था। और दूसरा एक बनाया उन्होंने हरिद्वार में। ठीक है जी। तो एक कुमाऊं डिवीजन में हो गया, एक गढ़वाल डिवीजन में हो गया, मतलब जैसे कि आप वो देखते हैं। तो वहां पे काफी बड़ी बड़ी कंपनियां आई। और एक बात आपको बता दूं, हमारे मंत्रालय में जब ये बातें चल रही थी, तो कि भाई आपको मालूम है उस समय कांग्रेस का टाइम था, और इधर भी ये कांग्रेस का ही शासन चल रहा था उत्तराखंड में। जब 2002 से लेके 2007 तक ये मुख्यमंत्री रहे, और मुझे लग रहा है कंटिन्यू इनका टाइम 20 में कोई ऐसा यानी अवरोध नहीं था, जो से जैसा कि अभी धामी जी का मॉडल पे भी डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं कि अब 2 ये मुख्यमंत्री हो गए हैं जो कि लगातार 5 साल तक जिन्होंने शासन किया, उसमें बीच में किसी को हटाने का। बाकी बहुत सारे मुख्यमंत्री आए तो उनको किसी को 4 साल में, किसी को 2 साल में ही हटा दिया गया, लेकिन इनको दोनों मुख्यमंत्रियों को काम करने का मौका मिला। अब एनडी तिवारी जी का क्या है कि उनको मालूम था उद्योग मंत्रालय संभालने का मीनिंग है पूरा इंडस्ट्री, यानी पूरे राष्ट्र की, भारत में जो औद्योगिक घराने हैं उनसे बात करना, उनसे, और जो हमारे इंडस्ट्रियां कहाँ कहाँ सेटअप हुई हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। और ये इनका जो पुराना, मतलब जो उनके साथ जो सेटअप करने का उनके टाइम में
बहुत सारी इंडस्ट्रियां सेटअप होने के कारण से उनको बहुत अच्छा अनुभव था। अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, देखिए कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होती है, मैंने बताया कि हैवी इंडस्ट्री जो माना गया है उसमें इंटरनेशनल लेवल के जो इन्वेस्टर आते हैं तो उनसे बात करना और उनको राज्य की आय कैसे बढ़े और रोजगार कैसे मिले। आपको ये बता दूं, उद्योग मंत्रालय में जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसमें पहले ये बताया जाता है कि आप कितने लोगों को रोजगार देंगे। यानी ये भी बोला जाता है कि लोकलाइट जो लोग हैं यानी स्थानीय लोग, और बाकी बाहर से जो बाहर और अन्य स्टेटों के। आपको याद है जितने भी संबद्ध स्टेट हैं, चाहे तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, हमारा आदमी सब जगह वहां पहुंचा हुआ है, पुणे में भी पहुंचा है, सब जगह पहुंचा है। तो वैसे ही क्या होता है कि वो स्पेशलाइजेशन है उनका। तो और भी कई बातें हैं उसमें। ये कॉन्सेप्ट बना था कि सिडकुल की स्थापना होने से ये इंडस्ट्रियों को आना था यहाँ पे, और इंडस्ट्री एक पहचान उत्तराखंड को बननी थी, और हालांकि ये काफी हद तक बनी है। और इसमें एक बात और था पॉइंट, सब्सिडी का। तो एक आर्थिक सहायता मिलती है जब भी कोई प्रदेश अलग होता है, तो वो कहता है कि मेरे पास इंडस्ट्रियां नहीं है, तो वो इंडस्ट्री के लिए एक सब्सिडी का सब्सिडी दी जाती है इतने साल के लिए। तो ये माना जाता है कि आप उद्योग लगा रहे हैं, तो उद्योग उस सब्सिडी के बहाने काफी उद्योगपति आए, उन्होंने अपने उद्योग लगाए और सब्सिडी का फायदा भी उठाया। और उसके बाद सब्सिडी जब खत्म हुई है तो उससे पहले वो वाइंड अप करके चले गए। तो ये एक माइनस पॉइंट भी था। उसको लंबे टाइम के लिए सोचा गया था कि गवर्नमेंट एक डिसाइड करती है। जब ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बाइफरकेशन हुआ था, तो क्योंकि एक सम्राट स्टेट था आंध्र प्रदेश, लेकिन उसका जो मेन जो पावर ले गया तेलंगाना ले गया, सब कुछ तेलंगाना ले गया। तो उसी टाइम जो चंद्रबाबू नायडू उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा जी बाइफरकेशन एक इंडस्ट्रियल बेल्ट का ये बहुत जरूरी है, हमारे लिए वो होना जरूरी है। तो ऐसे ही माननीय उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री रहे और फिर मुख्यमंत्री रहे, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। तो उन्होंने एनडी तिवारी जी ने इस चीज का बहुत अनुभव होने के कारण से उन्होंने बोला कि सब्सिडी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे। अब जो रिसोर्सेस थे तो वो एक सीमित थे, और हमको रॉ मटेरियल भी बाहर से लाना होता था। अब जैसे और स्टेट है उनमें रॉ मटेरियल वहां मिल जाता है, यानी रॉ मटेरियल का मीनिंग है जो मेन जिससे कोई चीज मैन्युफैक्चर की जाती है। तो उस ओर हम धीरे धीरे आगे और बात करते हैं, बहुत चीजें निकल के आएंगी। एनडी तिवारी का मॉडल इतना बड़ा है कि उसमें बात करने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास काफी है। एक मॉडल के लिए मुझे लग रहा है एक एपिसोड वो भी कम पड़ेगा। दोस्तों, जब उत्तराखंड नया राज्य बना तब सबसे बड़ी चुनौतियां थी, राजस्व कहाँ से आएगा, रोजगार कहाँ से आएगा और निवेश कौन करेगा। उस समय एनडी तिवारी जी ने उद्योग आधारित मॉडल अपनाया। सिडकुल की स्थापना की गई। हरिद्वार, पंतनगर, रुद्रपुर, सितारगंज जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को आमंत्रित किया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी आई। राज्य की आय बढ़ी, हजारों लोगों को रोजगार मिला और सबसे महत्वपूर्ण, उत्तराखंड को आर्थिक पहचान भी मिली। रावत जी, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि उत्तराखंड की आर्थिक नींव एनडी तिवारी जी के समय में ही रखी गई थी? बिल्कुल, काफी हद तक आप बात सही कह रहे हैं, और सही बात है। एक बात मैं और भी बता देता हूँ जी। देखिए जो औद्योगिक संरचना है वो इतनी आसानी से नहीं बनती। ये आप कई लोग कहते हैं कि भाई ये तमिलनाडु जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पे वो लोग धनाढ़ कैसे हो गए। और कई बार कुछ लोगों ने बोला है, इवन मुंबई के, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो कई बार बोलते हैं, वो बोला गया। एक बार मुझे याद है, जो भी मुख्यमंत्री रहे, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, तो कांग्रेस का टाइम ही था, उन्होंने कहा था कि ये हमारे रेवेन्यू के पैसे से दिल्ली का जो चाणक्यपुरी वाला एरिया है, जो कि आपको एक फीलिंग देता है फॉरेन की, यानी चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक इनक्लेव, जहाँ पे सभी एम्बेसियां हैं, तो वहां की रख रखाव वगैरह, वो पैसा कहाँ खर्च होता है, मतलब रेवेन्यू आता है सबसे ज्यादा फाइनेंशियल जो हमारी राजधानी है मुंबई से, और भी जो स्टेट है, सदर्न स्टेट है, वेस्टर्न स्टेट है, इनसे। देखिए तो पैसा जो आया वहां से आया, क्योंकि
एक जब भारत आजाद हुआ था उस समय औद्योगिक बेल्ट की संरचना ये बनाई गई थी कि हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो हमारे बंदरगाह से होगा, यानी पोर्ट से होगा। यानी जैसे आपको माल यहाँ से बना करके भेजना है और वो सीधा जो भी बंदरगाह है, चाहे मुंबई का है, कांडला है, चाहे वहां पे कालीकट में है, चाहे आंध्र प्रदेश में है, चाहे केरल के तट पे है, जो समुद्री एरिया है वहां से, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जो बाई ईयर एक्सपोर्ट बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा शिप से होता है। तो हमारी जो नॉर्दर्न बेल्ट है वो पिछड़ गई। उसका कारण रॉ मटेरियल तो सारा वहां से आया, चाहे वो छत्तीसगढ़ से आया, चाहे वेस्ट बंगाल से आया, कहीं से भी आया, लेकिन सारा मटेरियल मैन्युफैक्चर वहां हुआ, उसको प्रोसेस किया गया। प्रोसेस करने के बाद तो इसलिए वो एक यानी कि धनाढ़ प्रदेश कहलाए। और वही चीज उसका एक्सपीरियंस तिवारी जी को जो था, तो उन्होंने औद्योगिक संरचना जो एक मतलब इंडस्ट्रियल बेल्ट को बनाना और नीतियां पॉलिसियां कैसे इंप्लीमेंट की जाए, तो वो सारी चीजें होती हैं। और मुझे अभी तक, मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बता देता हूँ। 2002 की, हाँ 2002 से 2007 की बात है, बीच की बात होगी, 2003-4 की या 5 की ऐसे कुछ होगी। तो एक ऑफिसर थे, उनका नाम था पूरन सिंह। तो वो थे डिप्टी सेक्रेटरी, हमारे सीएसएस कैडर के थे, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस के। मैं भी सीएसएस कैडर से रिटायर हुआ हूँ। तो वो मोस्टली क्या होता है, हमारी जो सर्विसेज है वो आईएएस वालों के साथ टेकअप होती है। तो ऊपर से प्रेशर होता था कि ये ऑफिसर तकरीबन वीकेंड में ये रानीखेत एक्सप्रेस में बुक कराते थे टिकट, और इनके बिल आते थे, हम लोग चेक करते थे कि आप, मैंने एक बार इनसे पूछा था कि आप सर कहाँ जाते हैं, तो उसने बोला मैं रानीखेत एक्सप्रेस। मैंने कहा मैं भी रानीखेत एक्सप्रेस में जाता हूँ कई बार। तो इनका वीकेंड में जरूर जाना होता था, वीक में, यानी महीने में 4 चक्कर लगना और वीक एंड में 1 चक्कर लगना। और तो वो कहाँ जाते थे, उनका बेल्ट यही था, पंतनगर का। जी, पंतनगर में पूरी इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी। और एक ऑफिसर और थे, उनको वो बीएचएल से रिलेटेड, वो उनको भेजा जाता था हरिद्वार में। तो ये हमारा जो डीपीआईटी है आज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, पहले वो उद्योग मंत्रालय होता था। उद्योग मंत्रालय में मैंने आपको बता दिया जो संरचना बताई, तो पूरी इंडस्ट्री की एक संरचना, नीतियां, पॉलिसी इंप्लीमेंट करना, क्योंकि हर चीज में थ्योरी पहले लिखी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है। और प्रेशराइज बहुत होता था कि उत्तराखंड का विकास करना है। रावत जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, यदि तिवारी जी का मॉडल इतना सफल था, तो आज जी भी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जैसे क्षेत्रों से पलायन क्यों हो रहा है? पहाड़ खाली क्यों हो रहे हैं? देखिए, बात आप सही कह रहे हैं। मैं उसी पे, मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया, 3 डिस्ट्रिक्ट वर्सेस 10 डिस्ट्रिक्ट। तो पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने इसको बनाया था उत्तरांचल, तो मैं ये कहता हूं कि यार उत्तरांचल शायद 3 डिस्ट्रिक्टों का है, और उत्तराखंड बाद बाद में याद आया यार इसका नाम तो उत्तराखंड होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने, हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, वो कहते हैं उत्तरांचल शब्द अच्छा था, तो उनको पता नहीं था कि उत्तराखंड के बारे में। तो वही चीज है। तो जो उत्तराखंड है वो 2007 के आसपास शायद बना है, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल एआई से पूछेंगे और वो करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। आपको कहीं नहीं अभी कि उत्तराखंड कब बना था और उत्तरांचल नाम कब था करके। तो उत्तरांचल की जो परिभाषा थी वो 3 डिस्ट्रिक्टों की थी, और 3 डिस्ट्रिक्टों का आगे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, और इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्टों के लिए ही सारा इंडस्ट्रियल बेल्ट को बनाया गया था। और इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग थे, वो आज भी मैं कहता हूं कि 17 से, मतलब ये कि 12% से लेके 20% से इससे ज्यादा नहीं है किसी भी हालत में। नहीं, 80% वहां बाहर का आदमी है। बाहर का आदमी से मतलब है जो उत्तराखंड में आ गया। अब हम भी कहें दिल्ली में, हम इतने साल से हम बाहर के आदमी। तो आप बात सही कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड है, जो 10 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जो एरिया है पूरा, उसमें उसके बारे में नहीं सोचा गया। ये पूरे भारी उद्योग लगाए गए, जैसे आपको मदर डेयरी के, ये हीरो होंडा के प्रोडक्ट हैं, चाहे नेस्ले के हैं, या इंडस्ट्री से, डेयरी से रिलेटेड हैं, चाहे आपको भारी भरकम हैवी इंडस्ट्री वाले, या बीएचएल आपको हरिद्वार में मिलेगी।
उससे रिलेटेड HMT पहले रानी बाग तक इसमें लगाई गई थी। ये चलो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट है, वो सारा प्लेन हल्द्वानी का। मैं वो हल्द्वानी वाला एरिया, कोटद्वार के एरिया को मैं कई बार कह चुका हूँ, वो सारा पहाड़ी एरिया में नहीं है, वो पूरा नीचे प्लेन एरिया में ही है। तो अब जो पहाड़ी एरिया की ओर डेवलप नहीं हुआ। मुझे ND तिवारी जी की बात एक याद है, वो चौखुटिया में आए थे एक बारी, बहुत पहले आए थे चौखुटिया में। देखिए अब ND तिवारी जी हैं भी नहीं है, लेकिन चर्चा तो देखिए होती रहती है। आज नेहरू जी की भी चर्चा होती है, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भी चर्चा होती है, सभी सभी जो महानुभाव जो जो पोस्टों पे रहे उनकी चर्चा होती है। तो क्या है कि चौखुटिया में उन्होंने आके एक चीज बोला था कि उनसे पूछा गया था यार ये कि सर ये बताइए पर्वतीय क्षेत्रों का विकास कैसे होगा। उन्होंने कहा ये हमारे प्रवासी लोग जो आते हैं वो सिर्फ जागिर लगाने के लिए आते हैं, जागिर लगाने और देव पूजा के लिए। तो मतलब उन्होंने एक क्लेरिफाई कर दिया था। हालांकि वो एक हंसी मजाक का प्रोग्राम हुआ था वहां पे, तो उसमें कहीं वो शामिल हुए थे, तो उनसे पूछा गया था, उन्होंने पहाड़ी कुमाऊनी में ही बोला कि हमारा पहाड़ जो था यो जागिर लगाना लीजिए और देव पूजा लीजिए आनी। बस उनका मीनिंग पता क्या क्या इंडिकेट किया गया, क्लियर। मैं जहां तक ये समझता हूं कि जो प्रोग्रेसिव रहेगा यानी जिसमें काम होगा वो 3 डिस्ट्रिक्ट होंगे। बाकी ये डिस्ट्रिक्टों में एक सिर्फ हम 10 डिस्ट्रिक्टों में जागरी लगाते रहेंगे पूजा करते रहेंगे। तो इसी में वही चीज आ रही है आज पोजिशन। मैं अभी जून का महीना ये महीना देखा तो ये जनरली हमारे जो NRU नॉन रेजिडेंट उत्तराखंडी एक शब्द मैंने दिया है, ये जितने भी लोग हमारे आए हैं ये हमारे टूरिस्ट हैं। तो ये सब आए हैं। मैं भी 2-2.5 महीने से यहाँ पे हूँ, रिटायर होने के बाद मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जलवायु सुंदर है। तो वो खुद आते हैं और 2 दिन 3 दिन के बाद चले जाते हैं। तो अब उसके लिए दोषी कौन है क्या है, और आपने देखा होगा जो भी रिटायर्ड लोग आ रहे थे एक टाइम में, वो 3 डिस्ट्रिक्टों में घर बना रहे थे जितने भी लोग हैं। तो ये जाएंगे। अब आपने बोला है कि ये क्यों नहीं हुआ, मैंने इंडिकेशन क्लियर दे दिया है। हमारा चैनल किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, हम किसी को किसी के बारे में नहीं कहते। आज भी एक हरिद्वार के MLA ने कई बार गैरसैंण में बोला था कि भाई इनके सबसे पहला काम होता है, जो भी MLA बनता है वो सबसे पहले अपने पर्वतीय क्षेत्र को त्याग देता है। पर्वतीय क्षेत्र का MLA को बोला था, पर्वतीय हमारे हिल साइड के जो MLA हैं उनको ही बोला था वो अपना एक घर हल्द्वानी, काशीपुर, रामनगर, देहरादून और हरिद्वार इनमें बनाते हैं सबसे पहले। और वो जो पर्वतीय क्षेत्र मान लीजिए, अब मैं आपको बता दूं कि दोराट का MLA है, चाहे रानीखेत का MLA है, चाहे वो बद्रीनाथ का MLA है, चाहे चमोली का यानी कर्णप्रयाग का MLA है, उनके सबके घर वहां हैं। देखिए नहीं तो जरूरत कुछ नहीं थी। आज आपको बता दूं जितने MP साउथ के MP हैं उनके पास MP फ्लैट है, या जो मिनिस्टर हैं या बड़े हैं तो उनके पास बंगलो है, वो अलग है। उससे अलावा वो अपने मकान नहीं बनाते इधर। ये महाराष्ट्र वाले, कर्नाटका वाले, गुजरात वाले, ये जितने भी लोग हैं ये यहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीदते दिल्ली में, इनके सिर्फ सरकारी मकान होते हैं। तो हमारे ऐसा क्यों नहीं किया गया कि हमारे सरकारी मकान सिर्फ उनमें ही उनको रहना था और बाकी जब तक MLA हैं, और उसके बाद नहीं, उन्होंने माइग्रेट कर गए। तो इसमें आप ये बोलते हैं, ND तिवारी जी ने पहले इंडिकेट कर दिया था ये कि ये 3 डिस्ट्रिक्टों के से ही हमारा उत्तराखंड चलेगा। तो वो जो हमारी जो आगे की जो उसका डिब्बा है, वंदे भारत का डिब्बा, तो पीछे हमारे जो 10 डिस्ट्रिक्टों के डिब्बे हैं वो पिछड़ गए। वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आगे आगे जो फर्स्ट क्लास के होते हैं 3 डिस्ट्रिक्टों के, वो तो चल रहे हैं आगे आगे, और बाकी ये सब पिछड़ गए, ये कहीं बीच में कट गए हैं ये। दोस्तों यही वह सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तिवारी मॉडल की सबसे बड़ी ताकत उद्योग थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सीमा भी यही थी। अधिकांश उद्योग मैदानी ही क्षेत्रों में लगे, जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, पंतनगर। इन क्षेत्रों को सीधा लाभ मिला, लेकिन पहाड़ों तक उद्योग पहुंचना कठिन था। परिणाम स्वरूप रोजगार का बड़ा हिस्सा मैदानों में ही केंद्रित हो गया। यानी आर्थिक विकास हुआ, लेकिन उसका लाभ समान रूप से नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल आपने सही बोला है। राज्य तो मजबूत हुआ है, राज्य मजबूत देखिए पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है तो उसमें 3 डिस्ट्रिक्टों का सबसे ऊपर आता है, बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट पीछे।
तो फर्स्ट में कभी उधम सिंह नगर, कभी देहरादून, कभी हरिद्वार, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही घूमते हैं। और उसके बाद सबसे नीचे कभी उत्तरकाशी आता है, कभी बागेश्वर आता है, कभी चंपावत आता है। तो इसका क्या कारण है? और गरीबी रेखा के नीचे वाले कई चीजें ऐसे आती हैं। तो ऐसा नहीं है, राज्य मजबूत हुआ है तो वो सब इकट्ठा हो जाता है। जैसे पूरे भारत की जीडीपी मानी जाती है। अब गरीब तो अभी भी है कौन से स्टेट में, लेकिन ये माना जाता है कि जीडीपी हमारी बहुत बढ़िया, हम पांचवें छठे उस पे विश्व की महाशक्ति की ओर हैं, जो छठे रैंक पे हैं। तो वही बात यहाँ की भी है। जो 3 डिस्ट्रिक्टों ने उनका जो रेशो है वो 60% के आसपास है, बाकी 10 डिस्ट्रिक्टों का 40% के आसपास है, उससे नीचे होगा। तो ये बात क्लियर है। गांव में जो, लेकिन जो गांव का जो संकट है वो समाप्त नहीं हो पाए क्या, मतलब और संकट बढ़ गया है। राज्य जो मजबूत तो हुआ है, उसका राजस्व बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ गया उसका, लेकिन गांव का संकट पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। जी। तो दोस्तों, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहता हूँ, आप जिस गांव या क्षेत्र से आते हैं वहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर सड़क? अपने गांव का नाम लिखकर कमेंट में जरूर बताएं। मैं और हमारी टीम आपके कमेंट पढ़ते हैं और आपकी राय को आने वाली चर्चाओं में भी शामिल करने का प्रयास करते हैं। रावत जी, जब हम विकास की बात करते हैं तो केवल उद्योग और सड़क की बात नहीं हो सकती, शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एनडी तिवारी जी, मॉडल में शिक्षा को आप किस तरह देखते हैं? शिक्षा बहुत बड़ी चीज है और मानना पड़ेगा। शिक्षा एक ऐसा नहीं है कि हम पुराने ही पैरामीटर में चलें, एक नई चीज, प्रोफेशनल कोर्सेज। आपको बता दूं, उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, इनकी शिक्षा आज रसातल में कैसे पहुंच गई है, उसका कई बार डिस्कशन होता है। तो मैं आपको इसमें जो बता रहा हूं, ये फैक्ट है। जब उत्तराखंड नहीं बना था, उस समय मुलायम सिंह यादव जी का शासन था। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही होता था। वहां पे एक पर्वतीय डिवीजन होता था जो कि पूरे उत्तराखंड को देखता था। उसे कहते हैं पर्वतीय डिवीजन या कुछ प्रभाग, पता नहीं कुछ ऐसा नाम था, कुछ इस तरह से। तो बताते हैं कि एक माननीय एमएलए गए मुलायम सिंह जी के पास। तो उन्होंने बोला, जी हमारे यहाँ ना छोटे छोटे बच्चे हैं और दूर दूर जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ स्कूल था, 1921 का स्कूल है, इसमें एक क्लास में 30 बच्चे होते थे। और मतलब ये समझ लो 150 बच्चे 5 क्लासों में होते थे। और आज की स्थिति क्या है, वहाँ 5 बच्चे भी पूरे नहीं है, 5 क्लासों में 5 बच्चे भी नहीं है। तो वो कौन करने वाले हैं? तो मुलायम सिंह जी के पास कोई गए, उन्होंने कहा, जी आप हर ग्राम पंचायतों में स्कूल खोल दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको मॉर्निंग में सुबह के टाइम जैसे वो यानी जानवरों का भी खतरा होता है, ये खतरा होता है। तो वो उन्होंने कहा ठीक है। मुलायम सिंह जी ने बोला, जी ठीक है, हर ग्राम पंचायत में आप, ग्राम पंचायतें भी छोटी बड़ी जैसी भी थी, उन्होंने पास पास में बहुत सारे स्कूल खोल दिए। अब वो जो टीचर 8 टीचर थे, उन्हीं को डिवाइड कर दिया गया, 2 टीचर यहाँ, 2 टीचर यहाँ, 2 टीचर वहां। और वो जो बच्चे भी हैं वो भी कम हो गए। आज स्टैंडर्ड वही मैंने, तो एजुकेशन में जा रहे हैं। अब ये बातें नीचे प्लेन एरिया जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें नहीं हुआ। इनमें वही सिस्टम रहा जो पुराना चला रहा था उत्तर प्रदेश के टाइम से, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में एक उसके साथ एक मजाक कर दिया गया। अब क्या होता है कि कोई लोग कहते हैं, यार प्राइमरी से क्या होगा? अरे प्राइमरी का बच्चा तो वो करके आगे मिडिल में जाता है, आगे वो और बड़ी क्लासेस में जाता है, तब वो प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ता है। और दूसरी बात और बता देता हूँ, आपको आईआईटी रुड़की मिला। आईआईटी रुड़की किसका पार्ट है? हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है आईआईटी रुड़की। बहुत 7 आईआईटी थे, उनमें से आईआईटी रुड़की भी था। बहुत बड़ी बात थी। ठीक है जी, वो हरिद्वार में मिला। उसके बाद अभी कुछ साल पहले आईआईएम की डेट देख लीजिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो अहमदाबाद जैसे एरिया में था, तो वो वहां पे अभी जब बढ़ाया गया, उसको काशीपुर में खोल दिया गया। 2 बातें होगी। तीसरी बात, इन्होंने एक एनआईटी खोलने की बात हुई, तो उसमें हमारे गढ़वाल क्षेत्र के लोगों ने काफी जोर लगाया। तो उसको श्रीनगर के पास में एक सुमाड़ी वाला क्षेत्र है, वहां पे खोलने के लिए
मुझे लग रहा है अब शायद उसका कैंपस बन पाया है, अब क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। वो वहां से बच्चों ने मना कर दिया था कि हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। एनआईटी की जो वो होती है काउंसलिंग, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, जरा बहुत गहराई में जा रहा हूँ। तो वो एमएनआईटी जो जयपुर में था, वहां पे जो उसका मेंटर वाला जो एनआईटी है, वहां से उनकी पढ़ाई हुई, जयपुर से। मतलब वो सुमाड़ी एनआईटी गढ़वाल श्रीनगर था, लेकिन उसको भेज दिया गया उनके बच्चों को वहां। उन्होंने कहा जी हम वहां नहीं पढ़ सकते। और अब वो कैंपस की क्या स्थिति है आप देख लीजिएगा, एआई से पूछ लीजिएगा। तो दोनों आईआईटी का और उसका आईआईएम का, दोनों का ही नीचे प्लेन में होना। और उसके बाद ये एनआईटी के लिए आज की क्या सिचुएशन है ये देख लीजिए। पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नीचे होना, और देहरादून यूनिवर्सिटी में, देहरादून में बहुत सारी ग्राफिक एरा से प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का आना, सारी भीड़ लगना, सारे प्लेन एरिया में। और ऊपर के क्षेत्रों में आज भी क्या है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। मतलब 10 पर्वतीय क्षेत्रों में आप देख लीजिए, उन्हीं के कैंपस है। कुछ गढ़वाल यूनिवर्सिटी का है, कुछ कुमाऊं यूनिवर्सिटी का है, कुछ उनके 2-4 यूनिवर्सिटी और बनाई है। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई है यहाँ पे, कोई रिसर्च सेंटर कोई जबरदस्त ऐसा आया हो गवर्नमेंट का? एक आध आईएमडी वाले आए हैं, आर्यभट्टा इंस्टीट्यूट है एक नैनीताल में है कहीं, और एक वो भी एक शहर जैसे ही है। तो पर्वतीय क्षेत्रों का जो हिसाब बनता गया वो बिल्कुल, मतलब इसके साथ भी भेदभाव किया गया। तो वो जो 3 डिस्ट्रिक्टों को औद्योगिक नीति बनाएगी, वैसे ही उनके लिए एजुकेशन व्यवस्था भी ऐसी कर दी गई। और आज का आपको बता दूं, जितने भी नीचे लोग हैं उनके लिए पनिशमेंट पोस्टिंग होती है पहाड़ी एरिया में। उनको आप आज कह दीजिए, वो बोलते हैं आप यहाँ पे ढंग से काम नहीं करेंगे उधम सिंह नगर में, तो हम आपको पिथौरागढ़ भेज देंगे। उधर से कहते हैं हम आपको हरिद्वार से सीधा चमोली गढ़वाल भेज देंगे, वो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। कितने ही लोग अटैचमेंट में अभी देहरादून में बैठे हुए हैं, ना वहां पे टीचरों की जरूरत है ना कुछ नहीं, क्योंकि जब ऑलरेडी वहां 10-10, 12-12 टीचर हैं, तो यहाँ टीचर ही नहीं है। देखिए एनडी तिवारी जी के समय की बात है, एक इंडस्ट्री टाटा नैनो आई थी। टाटा नैनो में ये बोला गया था कि जो ग्रुप बी और सी और डी, ये सारे कर्मचारी लोकल से लिए जाएंगे। यानी इसी एरिया पंतनगर में ये फैक्ट्री लगी थी। पहली लकटकिया कार भी पंतनगर के उससे ही निकली थी, और अच्छा स्लॉट निकला था। तो उसमें ये बताया गया था कि आपके जो आईटीआई के डिप्लोमा, आईआईटी नहीं आईटीआई के डिप्लोमा लिए हुए लड़के हैं, ये किसी काम के नहीं है। और वो आईटीआई के डिप्लोमा वालों को उन्होंने उस समय, जो बाहर से आए थे, पुणे से लेके आए, बड़े साइंटिस्ट तो पुणे से आए, बड़े इंजीनियर, ये भी उनको दिया उन्होंने 13,000, और जो बाहर से आए उनको दिए 26,000। तो ये व्यवस्था कहाँ थी? मतलब उत्तराखंड बनने के बाद जो एनडी तिवारी का ही रिजिम था ये, जिस समय ये टाटा की लकटकिया कार, टाटा के प्लांट लगे थे, शायद मुझे लग रहा है जब निवेश को आमंत्रित किया गया था, टाटा की साख बहुत बढ़िया थी। टाटा है, हीरो होंडा है, और एस्कॉर्ट्स है, और बहुत सारी और भी कंपनी, जेके सीमेंट वगैरह, ये बहुत सारे उनके लगे थे। उसमें टाटा एक प्रमुख नाम था। ये शायद बात, उसके बाद जो सिंगूर वाली बात है वो बाद में आएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनी जो हरिद्वार और ये देहरादून, इसमें भी कोई अच्छी स्थिति एजुकेशन की नहीं थी, खास तौर पर टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन में आज भी जितनी कंपनियां आती हैं, आप सिडकुल में देख लीजिए, वो सारे के सारे टॉप के सारे बाहर से आते हैं, और उन्होंने शायद ये कर भी रखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहाड़ों की गुणवत्ता को तो आप छोड़ दीजिए, मतलब ये जो प्लेन वाली जो गुणवत्ता है उनकी भी शायद मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो दिल्ली वाला या प्लांट कोई लगाता है, चाहे वो महाराष्ट्र वाला कंपनी प्लांट लगाती है, वो पहले ही कह देती है कि हम महाराष्ट्र से ही लेके आएंगे इंजीनियर्स को। तो अब क्या स्थिति हो रही है, कुछ हद तक हल्द्वानी है, देहरादून है, इनमें कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के इंस्टीट्यूट खुले हैं, तो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुले हैं। गवर्नमेंट का तो 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एक गढ़वाल में है पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, और एक है दोराट में जो पहाड़ में है। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि आईआईटी तो रुड़की में ही है, और यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट पंतनगर में वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है।
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो अब लेकिन कुछ कुछ अब ये हरिद्वार और देहरादून में आने लग गए हैं, और नहीं तो फिर लोग कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली का रुख करते हैं। तो ये बातें हैं कि आज भी गुणवत्ता उतनी बढ़िया नहीं है। उस समय जब प्लांट लगाए गए, जब एनडी तिवारी जी का एक विजन तो बहुत बढ़िया था, लेकिन उनको मुझे लग रहा है कि शायद स्किल्ड जो लेबरर हैं वो भी नहीं मिले वहां पे। तो ठीक है, आज भी पलायन इसी ओर हो रहा है, ये उस समय की बात है। तो जो हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ, हालांकि मैं मानता हूं कि 100% तो नहीं हुआ, लेकिन 50 और 60% के आसपास हुआ है। और अभी सिडकुल पंतनगर वाला बहुत अच्छा चल रहा है, पंतनगर किच्छा और ये जो खटीमा वाला जो क्षेत्र है, इसको काफी डेवलप किया जा रहा है। और वैसे ही आपको एक मैन फोर्स चाहिए, यानी कि आपको लेबरर भी स्किल्ड चाहिए, आपको आईटेक डिप्लोमा वाले भी स्किल्ड चाहिए, और आपको साइंटिस्ट भी चाहिए टॉप के, और इंजीनियर भी अच्छे चाहिए। तो वो शायद गुणवत्ता अभी तक नहीं है, तो वो बाहर से, हमारे बाहर के प्रांतों से उन प्लांटों में लोग काम करते हैं। जी दोस्तों, उस समय प्राथमिक लक्ष्य आर्थिक आधार तैयार करना था। फिर भी उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के विस्तार की दिशा में कार्य हुए, लेकिन पहाड़ों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच एक चुनौती बनी रही। आज भी कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी बेहतर अवसर के लिए देहरादून, हल्द्वानी, दिल्ली और अन्य शहरों का रुख करते नजर आते हैं। रावत जी, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवा तो बहुत बड़ी चुनौती है, और खास तौर पे मैं आपको बता दूं, कितने एग्जाम्पल दीजिएगा। देखिए 2007 के आसपास, ऐसे यहाँ 2007 या उससे पहले, ये देख लीजिएगा एम्स का गठन कब हुआ था ऋषिकेश में। जब उसका सिलेक्शन हो रहा था, शायद एनडी तिवारी जी ही मुख्यमंत्री थे, और सुषमा स्वराज हेल्थ मिनिस्टर थी, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 2004 की आई थिंक बात होगी, तो 2 में ही आगे थे, तो 4 की बात थी, तो सिलेक्शन होना था। तो ये उन्होंने क्यों ऋषिकेश में बनाया गया, बताइए। ऋषिकेश में बनाया, उसके बाद स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको मालूम मालूम है एम्स में मिलते हैं, कि एम्स का जो एग्जाम होता है वो भी अलग तरीके का होता है। जैसे सब कहते हैं कि हम दिल्ली एम्स में हमें इलाज कराना है, तो उससे बेटर शायद इंडिया का कोई भी उस लेवल का, क्या शायद अपोलो है मद्रास का, चेन्नई का, उसमें, और उस लेवल में हो सकते हैं कुछ और दूसरी बात, अब क्या हुआ कि प्राग खुरपिया के नाम से जो पंतनगर में, पंतनगर के पास खटीमा किच्छा के पास में एक अभी बहुत बड़ी योजना गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है। 2014 से ये योजना चल रही थी, और 2024 में जाकर के ये अप्रूवल मिल गई है। ठीक है जी। अब उसके लिए जब सैटेलाइट सेंटर, यानी एम्स का एक सैटेलाइट सेंटर बनाने की बात हो रही है, वहां भी स्पेशल डॉक्टर आएंगे, वो भी इन्होंने बोल दिया है कि किच्छा खटीमा के पास में वहां सेटअप हो रहा हो। तो दोनों अप्रूवल दे दिया। मैंने आपको बताया, चाहे कोई एजुकेशन का मामला हो, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, ये सारी सेवाएं 3 डिस्ट्रिक्टों तक ही सीमित है। और सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज बना गवर्नमेंट का, वो भी दून मेडिकल कॉलेज बना। अब बताइए, अब जो स्थितियां आ रही हैं, धीरे धीरे सब डिस्ट्रिक्टों में मेडिकल कॉलेज, आई थिंक मुझे लग रहा है शायद अभी चमोली डिस्ट्रिक्ट में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, और बागेश्वर में भी नहीं है। 2-3 डिस्ट्रिक्ट कुछ रह गए हैं, बाकी सभी डिस्ट्रिक्टों में इन्होंने कुछ प्लान बनाया है कि उसको कवर करने का। अब क्या है कि जो गंभीर बीमारी वाले हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है यहाँ, जितने भी बने हुए हैं, चाहे हर जगह आपको कुछ ही दूरी पर हॉस्पिटल नजर आएंगे, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर कुछ नजर नहीं आएगा। तो मैंने तो यहाँ पे पास में डिस्पेंसरी में कई बार गया था, वो मिलते ही नहीं है 2-3 बजे के आसपास भी। तो वहां जाके मैं चेक करना चाहता था कि आपके मरीज कितने आए एक दिन में। तो चूंकि मरीज कोई आता नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग बीमार नहीं होते, बीमार भी होते हैं, वो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर उनको सीधा रेफर करता है दिल्ली के लिए। तो ये बात जो अस्पताल बनाने का, बल्कि डॉक्टर, यानी सब कुछ है, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बहुत भारी कमी है। और ये अभी आपने देखा होगा, भालू है, टाइगर है, इनके बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, तो उनमें कितने लोग जीवित बच रहे हैं, कितने नहीं बच रहे हैं, या वो उसी फेरे में रह जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। कभी एक्सीडेंट होते हैं बहुत सारों के, आजकल एक्सीडेंट भी बहुत बढ़ गए हैं, तो उनको एयरलिफ्ट करने की कितनी संभावना है, कैसी है। तो हमारे पास
वो ही सेंटर है। इवन हम यात्रा सीजन भी चल रहा है, तो वो अभी एक ही महीने में शायद 39 लोगों को हार्ट अटैक हुआ था, उनको लिफ्ट करके फिर वही ऋषिकेश लेके आए थे। तो ऋषिकेश जाते जाते भी कुछ लोगों की शायद डेथ हो गई थी, बताइए। तो अब एक सेंटर और खोला जा रहा है, तो पहाड़ में अभी इन्होंने इस ओर मुझे नहीं लग रहा कोई कदम उठाया है करके। तो दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक स्वास्थ्य भी है। पहाड़ के कई क्षेत्रों में आज भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। गंभीर बीमारी जी होने जी। पर मरीजों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यह हम्म। केवल अस्पताल बनाने का नहीं, बल्कि डॉक्टर, तकनीकी और पहुंच का सवाल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि एनडी तिवारी मॉडल ने उत्तराखंड को आर्थिक आधार दिया, लेकिन पहाड़ों के लिए अलग आर्थिक मॉडल विकसित नहीं हो पाया? जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा कहना भी यही है, आर्थिक आधार मिला है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो एनडी तिवारी जी ने रूपरेखा बनाई थी, वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है। क्योंकि मैंने विज्ञान भवन में एक जगह लेक्चर में भी सुना था, जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसका अच्छा नहीं होगा, वो स्टेट जो है ना आगे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो बात क्लियर है, उस ओर मजबूती और हमारे आने वाला टाइम धीरे धीरे अब उसी से हमारे ये चीजें निकल के आएंगी कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। तो तब जाकर के वहां पे हेल्थ सेक्टर, ठीक है, हेल्थ सेक्टर यहाँ तो बना दिया है, हेल्थ तो वैसे ही पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति बढ़ने से, आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से हेल्थ सेक्टर की ओर भी ध्यान दिया जाएगा। ये हमारी चीजें हैं। और जो इन्होंने तिवारी साहब ने ये काम किया, तो एक अच्छा काम था। लेकिन उसका जो दूसरा पहलू था, हमारा जो उत्तराखंड है वो पिछड़ गया, उत्तरांचल आगे निकल गया। तो हम कई लोग कहते हैं कि उत्तरांचल उत्तराखंड में क्या अंतर है, तो यही बातें सामने आती है। दोस्तों, आज की चर्चा में हमने देखा कि उत्तराखंड की शुरुआती वर्षों में आर्थिक नींव कैसे रखी गई, लेकिन साथ ही यह सवाल भी सामने आया कि क्या उद्योग आधारित मॉडल पहाड़ों की समस्याओं का समाधान कर पाया? क्या विकास मैदानों तक सीमित रह गया? और क्या पलायन की जड़ें उसी दौर में और गहरी हुई? अब फैसला आप कीजिए। क्या एनडी तिवारी मॉडल सफल था? क्या इसका लाभ पहाड़ों तक पहुंच पाया, या उत्तराखंड को शुरू से ही एक अलग पहाड़ी विकास मॉडल की आवश्यकता थी? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आपको लगता है कि उत्तराखंड के भविष्य पर ऐसी गंभीर और तथ्यात्मक चर्चा हर उत्तराखंडी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने गांव, अपने परिवार और अपने मित्रों और देश विदेश में रहने वाले उत्तराखंडियों तक इस चर्चा को पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल उत्तराखंड संवाद 1966 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले भाग में चर्चा होगी पुष्कर सिंह धामी मॉडल, सड़क, पर्यटन, निवेश, चारधाम, होम स्टे, महिला सशक्तिकरण और उत्तराखंड के बदलते विकास मॉडल की। बने रहिए उत्तराखंड संवाद 1966 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।